टर्की के फिफ्थ जनरेशन फाइटर के बारे में एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इससे पहले मैं टीएफएक्स के नाम से काफी महीने पहले इस पे एक वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद काफी चेंजेस आ गई हैं। इसका इसको रीनेम भी कर दिया गया है। एक्चुअली मई 1 मई 2023 को इसको रीनेम करके इसको कान का नाम दे दिया गया है, जो टर्किश में शायद इस तरह से कान प्रोनाउंस होता है, लेकिन हमारे साउथ एशिया में खान बोला बोलते हैं इसको। तो इसलिए शायद प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, लेकिन मतलब इनका वही है, खान ही है। इस जो अब अगर खान की अ, अभी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो ये स्टेल्थ मल्टी रोल एयर सुपरियॉरिटी फाइटर होगा। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसको बना रही है। इसको पीएफएक्स के अलावा कुछ लोकल टर्किश नामों से भी बुलाया जाता था। नेशनल टर्किश जुबान में जिसका तर्जुमा बनता है नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे एमएमयू कहते थे, और फिर टीएफपी टर्किश फाइटर भी जिसे कहा गया है। बहरहाल ये है कि स्टेल्थ है, ट्विन इंजन होगा, ऑल वेदर सिक्योरिटी फाइटर होगा, और टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसको मेनली मैन्युफैक्चर है, और इसके सब कॉन्ट्रैक्टर में बीएई सिस्टम्स यूके का वो भी शामिल है। इसने बेसिकली रिप्लेस करना था F-16 को, और एक्सपोर्ट भी होगा फॉरेन स्टेट्स को। एक्चुअली ना सिर्फ F-16 को, बल्कि इसने F-35 के साथ भी उड़ना था। जो आपको पता है कि F-35 टर्की के रशियन S-400 सिस्टम लेने की वजह से उनको अमेरिका ने स्टॉप कर दिया था उसकी डिलीवरी। इसकी प्रोटोटाइप जो है, अब वो रोल आउट हो चुकी है। जो टैक्सिंग और ग्राउंड रनिंग टेस्ट ऑफ जो इसके थे वो 16 मार्च 2023 को स्टार्ट हो गए थे, और इसकी मेडन फ्लाइट जो है वो भी शेड्यूल्ड है 2023 में। अभी तक हुई नहीं, लेकिन शेड्यूल्ड है। इसकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री इस तरह से है कि 2010 में सबसे पहले जो तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की एक एग्जेक्टिव कमेटी थी, उसने ये डिसाइड किया कि हमने ये डिज़ाइन करना है ताकि हम F-16 को रिप्लेस कर सकें, और F-35 के साथ के लेवल का कोई फाइटर हो जो उसके साथ काम कर सके। 2011 में ये हुआ कि इसको फंडिंग दी गई। जो टर्की का अंडर सेक्रेटेरिएट फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज है, उसने टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को फंडिंग दी $20 मिलियन की, ताकि वो 2 साल की इसकी कंसेप्शनल डिजाइन फेज जो है वो स्टडी करे। 2015 में इसकी 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर किया जा रहा था: FX1, FX5 और FX6। FX1 जो है वो ट्विन इंजन थी, F-22 की तरह की। FX5 और 6 जो हैं वो सिंगल इंजन थे। FX5 जो था वो F-16 की तरह का था, और FX6 जो है उसमें फॉरवर्ड कैनार्ड्स भी थी, जिस तरह JS-39 ग्रिपन जो स्वीडन का है, जिसकी इस तरह, या यूरोफाइटर की भी जो कैनार्ड्स फ्रंट कैनार्ड्स होती हैं वो थी। तो बहरहाल फाइनल ये हुआ 2015 में। टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे अहमद डेव डेवुटोग्लू, उन्होंने अनाउंस किया 8 जनवरी 2015 को कि टीएफएक्स 2 इंजन वाला ही होगा। फिर उनके जो अंडर सेक्रेटरीट फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में पब्लिश किया 2 मार्च 2017 में कि फाइनल डिसीजन जो है वो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन का ही है। इसके बाद बिडिंग प्रोसेस में ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट का बिटवीन एसएसएम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टर्किश नेशनल डिफेंस और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज 5 अगस्त 2016 को। और फिर वो जो एसएसएम था, उसने जो टर्की की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल टर्किश नेशनल डिफेंस का एक पार्ट है, उसने 1.18 बिलियन
$1.18 बिलियन जो हैं वो टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज को दिए कि वो उसके लिए नेसेसरीज टेक्नोलॉजी एक्वायर करे, डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए काम करे। इसी टाइम जो है उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया, इंटरनेशनल टेंडर आप कह लें कि इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें जवाब उनको मिला जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की, यूरोजेट और स्नेकमा कंपनीज के उसके बारे में। बहरहाल इंजन के बारे में मेरे ख्याल से टर्की ने बड़ा अच्छा जो है वो पाथ रास्ता जो है वो रखा है, क्योंकि उनका पहले अमेरिका के साथ सैंक्शंस का एक तजर्बा था, तो उन्होंने किसी एक पे रिलाई नहीं किया। एक जो बीएई सिस्टम्स है उनके साथ भी एक टर्किश कंपनी जो है वो उसने साइन किया हुआ है एग्रीमेंट कि वो 100 मिलियन पाउंड्स में कि वो उनको इंजीनियरिंग असिस्टेंस देगी जो इंजन डेवलप करना है जहाज का। दूसरा जो एसएलसन कंपनी है उसने यूरोजेट कंपनी जो कि यूरोफाइटर टाइफून के इंजन बनाती है बेसिकली, ई EJ-200 इंजन जो है जो कि यूरोफाइटर टाइफून में इंजन इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ भी उन्होंने एक एसएलसन कंपनी ने 2015 में 20 जनवरी 2015 में ये एग्रीमेंट साइन किया कि ताकि वो उसके लिए इंजन डेवलप कर सकें। ये बाय द वे जो इंजन है ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी है इसमें। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अ, जिस तरह पहले पुराने जहाज थे उनको फास्टर देन साउंड, आवाज से ज्यादा रफ्तार के लिए जो है वो आफ्टर बर्नर ऑन करना पड़ता था जहाज से, जिससे तकरीबन उसकी फ्यूल कंजम्पशन भी डबल हो जाती थी उस टाइम फ्रेम में जब वो आफ्टर बर्नर ऑन करता था। तो जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं, जैसे F-22 था पहला, उसमें ये है कि बगैर आफ्टर बर्नर के आप जो है वो अ, आवाज से ज्यादा रफ्तार पे सफर कर सकते हैं और काफी देर के लिए कर सकते हैं बगैर एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए, जिस तरह के आफ्टर बर्नर में होता था। तो ये सुपर क्रूज जो है ये भी एक कैपेबिलिटी है, आप कह लें कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर में ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो वो इस इंजन में है, ये जो डेवलप हो रहा है। फिर टर्की का एक KALE ग्रुप है जिसने रोल्स रॉयस के साथ भी एक जॉइंट वेंचर किया है मई 2017 में कि वो इंजन इसके लिए इंजन बताएगा। फिर एक और इंजन की कंपनी है जिसमें तीनों अप्रैल 2017 में, जिसमें तीनों टर्किश कंपनियां ही हैं, BMC, TAI और SS टेक। इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया जो टर्किश प्रेसिडेंसी और डिफेंस इंडस्ट्रीज थी कि वो इसके लिए एक इंजन बनाएंगी। तो इस तरह से जो जनरल इलेक्ट्रिक थी उसने ओपनली तो इंटरेस्ट एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उनका जो लोकल पार्टनर है टुसास इंजन इंडस्ट्रीज टर्की में, उसने पार्टिसिपेट किया, और जो उसके जनरल मैनेजर है वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए जो है ना वो करेंगे। बहरहाल फाइनली फिर ये हुआ 2018 में कि इनिशियल प्रोडक्शन, ये जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स बनेंगे इनके लिए इंजन जो है वो डिलीवर कर दिए गए, F110 इंजन, जो कि अभी F16 में लगते हैं, नए जो अपग्रेडेड F15 है उनमें भी लग रहे हैं। तो लेटेस्ट इंजन है एक तरह से अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का। तो वो इनिशियल, जब तक टर्किश की अपनी टर्किश एयर इंजन कंपनी नहीं डेवलप करती लोकल इंजन, तो ये कुछ इंजन डिलीवर भी कर दिए गए हैं 2018 अक्टूबर में। और 2 जून 2022 को ये पता चला है कि वही इंजन जो है वो फर्स्ट बैच जो है वो डिलीवर हो गया है, और इसमें टोटल 10 इंजन डिलीवर होने हैं बेसिकली टर्की को। इसके अलावा ये है कि एयरक्राफ्ट रोल आउट हो गया, बिल्कुल। अ,
फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होगी और तीन प्रोटोटाइप्स बनेंगी और एक्चुअल में एयरक्राफ्ट जो डिलीवर होगा वो 2030 से 2033 तक, और फेज थ्री होगी 2034 से 2040 तक, जिसमें मैस प्रोडक्शन होगी इसकी। तो ये वाली बेसिकली स्टेज होगी कि जिसमें एक्सपोर्ट भी हो सकती है 2034 से 40 के दरमियान, बेसिकली जो अभी का अंदाजा है। इसके बाद जो टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री का सीईओ है टीमिल ओतिल, मई 2023 में इसने कहा टर्किश के एयर शो में कि जहाज की प्राइस जो है वो $100 मिलियन पर यूनिट से बढ़ जाएगी। तो कोई इतनी अ, मेरे ख्याल में हैरानी की बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी 4.5 जनरेशन के जहाज भी $100 मिलियन पर यूनिट से ऊपर ही हैं आजकल। तो इसलिए ये तो है। लेकिन फिर ये हुआ, क्योंकि टर्की में यही कंसर्न थी कि ये कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जुलाई 2023 में ऐसा हुआ कि एग्रीमेंट साइन हुआ अजरबैजान के साथ, कि जिसमें अजरबैजान भी प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, और 200 अजरबैजानी जो लोग हैं वो इमीडिएटली डिस्पैच कर दिए गए इस फाइटर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने में। और जाहिर है अजरबैजान का इंटरेस्ट तो ये है कि उसके लोगों में स्किल डेवलपमेंट भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अजरबैजान क्योंकि ऑयल रिच है, तो अच्छे खासे फ्रेश कैपिटल भी मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट को, जो कि उस टाइम बड़ी कंसर्न थी टर्की की। पास्ट में जो स्वीडन का साब बेबी है और रोस्टेक ऑफ रशिया है, उसके साथ भी कॉपरेशन रहा है इस जहाज के बारे में इन सबसे पहले। और अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन है जहाज की, उसमें जो क्रूज मिसाइल है वो इसकी इंटरनल वेपन बे में कैरी किया जाएगा इस जहाज की। इसका फायदा ये होता है कि जहाज का जो रडार सिग्नेचर है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि वैसे भी वो स्टेल्थ होता है, तो अगर एक्सटर्नली कोई लोड कैरी किया हो तो वो स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देता है बेसिकली। सुपर क्रूज इसमें स्टैंडर्ड होगा, लो रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि स्टेल्थ होगा, जो फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स में जो चीजें हम देखते हैं वो इसमें होंगी। बाकी एडवांस कार्बन कंपोजिट का इसका फ्यूजलेज होगा जहाज का। ये असल में फ्यूजलेज बना रहे थे, जो फैसिलिटी बनी थी कार्बन फाइबर की, ये F-35 के लिए टर्की में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो अब ये टर्की उसको यूज करेगा, उस फैसिलिटी को ये इस फाइटर के लिए। बाकी इसका ऐसा रडार होगा श्योरली एसएलसन का, और वो डेवलप कर रहे हैं इसके लिए। इसके अलावा जो है वो यूएवी के साथ भी इंटीग्रेटेड होगा। फ्यूचर में एयरक्राफ्ट अपने साथ ड्रोन्स को भी लेके चलेंगे, तो इस फाइटर में ये कैपेबिलिटी भी होगी, जो कि असिस्ट करेंगे। अनमैन्ड ड्रोन होंगी जो इनको असिस्ट करेंगी फाइटर्स को अपने मिशन में, ताकि वो मिशन पे फोकस कर सके, और अगर कोई इंटरसेप्टर जहाज आए तो उसको एंगेज कर ले जो साथ ड्रोन है। इसके अलावा उस पे एवॉनिक्स मैक्सिमम टर्किश ही है। रडार वार्निंग रिसीवर हो गया, लेजर वार्निंग सिस्टम हो गया, चैफ फ्लेयर मैनेजमेंट हो गया, और जैमिंग वगैरह की पॉड होगी। इसके अलावा जो है अ, दोनों वर्जन होंगे, एक पायलट और दो पायलट वाला। दो पायलट वाला डेफिनेटली उसकी रीजन ये है कि वो जो ट्रेनिंग इसका वर्जन होगा। बाकी इसमें इसकी फुल लेंथ जहाज की 68 फुट 11 इंच है, जो दो इंजन वाले जहाज के लिए मुनासिब लेंथ है। वैसे अगर आप रेफरेंस के लिए जानना चाहते हैं तो एफ मेराज जो सिंगल इंजन फाइटर है, उसकी लेंथ तकरीबन 49 से 50 फीट के दरमियान होती है। तो ये 68 फीट 68 फीट का है, 11 इंच। बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 प्लान है, जो कि काफी है।
क्योंकि एक्चुअली जो करंट फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी डॉग फाइट भी मैक 1 और मैक 1.5 के दरमियान ही होती है। तो इसलिए ज़्यादा स्पीड की कोई एज सच आज के दौर में रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर उस ज़्यादा स्पीड के लिए आपको एयरफ्रेम भी मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि उससे टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाते हैं एयरफ्रेम के ऊपर जब आप इतनी फास्ट स्पीड से चलते हैं। और इंजन भी ज़ाहिर है आपको स्पेशल चाहिए। तो इसलिए स्पीड का फिलहाल इतना कोई इशू नहीं है, जितना स्टेल्थ होना, जितना एवोनिक्स से फर्क पड़ता है, रडार से फर्क पड़ता है। बाकी कॉम्बैट रेंज जो है वो इसकी 1100 किलोमीटर है। अ, जो डबल इंजन फाइटर के हिसाब से तो कम लग रही है, लेकिन ये है, और जो टर्की का जियोग्राफिकल साइज है उसके हिसाब से भी कम लग रही है। लेकिन ये है कि अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है तो ये रेंज बढ़ाई भी जा सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं। बाकी मैक्सिमम ये 55,000 फीट तक उड़ता है, जो रफली F-16 की भी यही मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है, यानी कि इतनी हाइट पे वो उड़ सकता है। बाकी इसमें जो मिसाइल यूज होंगे वो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, वो टर्की के अपने बने हुए हैं एयर टू एयर मिसाइल। गोक डोगान, एक डोगान, बोस डोगान। तो ये टर्की ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट टर्की की ये भी है कि उसने सारे जो एयर टू एयर मिसाइल होते हैं वो खुद बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा सोम क्रूज मिसाइल हो गया, और मुख्तलिफ तरह के एयर टू सरफेस हो गए। फिर टर्की के अपने बॉम्ब्स हैं, जनरल पर्पस बॉम्ब भी हैं जो कि कॉपीज हैं बेसिकली अमेरिकन मार्क 82, मार्क 83 और मार्क 84 बॉम्ब्स की, जो जनरल पर्पस बॉम्ब्स थे। बाकी ग्लाइड बॉम्ब्स, बंकर बस्टर्स। इसके अलावा उसका रडार सर्टेनली ऐसा होगा, और इसमें आईआरएसटी होगा। आईआरएसटी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक बेसिकली बहुत यूजफुल होता है जब जहाज डॉग फाइट में होता है। क्लोज डॉग फाइट के लिए ये बड़ा यूजफुल चीज है। मेरे ख्याल से रशियन मिग 29 में जो है डिफेंस फाइटर है उसमें ये आईआरएसटी है। लेकिन जहाँ भी खास तौर पे आपने इंटरसेप्शन करनी हो, डॉग फाइट करनी हो, ये आईआरएसटी जो है ये क्लोज रेंज में बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैसिलिटी है इस जहाज में। आ, आज के लिए इतना ही, जो जितना आ चुका है अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं भी कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद मैं इस पे एक नेक्स्ट वीडियो भी करूं, अगर नई इसके बारे में कुछ मालूमात आती हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस और बना सकूं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर, बाय। Yo, check it out, this is Hands on the mic, bringing you the latest news. Yeah, that's right, I'm all about technology, travel in the news. No fake stuff, only here to bring you the truth. From the streets to the online scene, I got the flow that'll make you lean. And the YouTube channel, keeping you in the know. Technology, travel news, everywhere we go. We're the ones you turn to when you need information. And the YouTube channel, we're your destination.